नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है एटीजीटी पीएचडी आर्ट के लिए है और अपना लक्ष्य है 148 फतेह करना है। 148 भर्तियाँ आप जानते हैं किस में आई हैं? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट में। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट वाले पोर्शन में आई हैं, तो इसे हमें फतेह करना है। इसे फतेह करने के लिए बेटा टेस्ट पेपर भी देना पड़ेगा, मॉडल पेपर भी देना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। आज के इस टेस्ट पेपर 51 में भी सभी टेस्टों की भांति 20 क्वेश्चन समाहित हैं। कितने क्वेश्चंस आपके सही बनते हैं कमेंट के माध्यम से छाप दीजिएगा। मेहनत करिएगा बेटा, तभी सिलेक्शन मिल पाएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है और जो है फाइटिंग बहुत तगड़ी है। ठीक है, चलिए ठीक है। टेस्ट पेपर 51 का हम लोग पहला क्वेश्चंस देखने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चंस कहा जा रहा है, उस अवस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। पाल राजाओं का भाग कौन सा अवस्था नहीं है? श्वेतांबर, तंत्रयान, महायान, वज्रयान। बेटा पाल राजा आप जानते होंगे, पाल राजा बौद्ध धर्म से जो है संबंध रखते थे और हीनयान संप्रदाय के जो है अनुयायी हुआ करते थे। तो जब हीनयान के रहेंगे, हीनयान, तो श्वेतांबर से जो है उनका भाग नहीं रहेगा। राइट आंसर ये हो जाएगा, श्वेतांबर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। कहा गया चौर पंचायत डाडाडार द्वारा लिखा गया। वात्स्यायन, यशोधर पंडित, बेलहड़ या फिर शशिकला। चौर पंचायत को किसने लिखा है बेटा? तो आप जानते होंगे चौर पंचायत अच्छी रचना मानी जाती है बेलहड़ जी की। राइट आंसर बी के साथ हो जा रहा है, बेलहड़ इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। पूछा गया चालुक्य वंश की राजधानी यहाँ स्थित है, कहाँ पे? हम्पी में, चोलमंडल में, बादामी में या फिर चिदंबरा में। चालुक्य वंश की जो राजधानी मानी जाती है बेटा, वो कहाँ पे मानी जाती है? बादामी मानी जाती है। बादामी, यानी बी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। 4 में पूछ लिया गया है, प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद किस सम्राट के समकालीन था? बेहजाद किसके समकालीन था? बाबर के, शाहजहां के, औरंगजेब के, जहांगीर के। बट अब जो बेहजाद का संबंध है वो बाबर के समकालीन रहा है। बेहजाद बाबर के समकालीन था। आगे हम लोग बात करते हैं तो बाबर राइट आंसर बनेगा। बेहजाद का संबंध बाबर के साथ रहा है। प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 में कहा जाता है मंसूर किसके दरबार का सुपरिचित चित्रकार रहा है? मंसूर, उस्ताद मंसूर आप जानते होंगे, बहुत बढ़िया पक्षी चित्रकार था। और ये किसके दरबार का था? तो बेटा पक्षी चित्रकार मूल रूप से जहांगीर के काल का रहा है। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां ऑप्शंस में है। जहांगीर राइट आंसर बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर। बाज पक्षी का चित्रण इसने किया है, विश्व प्रसिद्ध है बाज पक्षी का चित्रण। और बाज पक्षी को किसने बनाया है? उस्ताद मंसूर ने बनाया है। प्रश्न संख्या 6 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने डाट की स्थापना की थी। बेटा क्या एस्टेब्लिश किया था? कला विद्यालय, कला वीथिका, प्रिंटिंग प्रेस या फिर आर्ट स्टूडियो। तो राजा रवि वर्मा ने भारत में सबसे पहले ओलियोग्राफी प्रेस यानी लिथियोग्राफी प्रेस या पेंटिंग प्रेस मूल रूप से इस्टेब्लिश किया था। अच्छा, कहाँ पे किया और कब किया, ये भी कई बार पूछा गया है। तो बेटा 1894 का सन होता है और मुंबई का घाटकोपुर ज़िला होता है। बेटा मुंबई में इस्टेब्लिश होता है, मुंबई में 1894 ईस्वी में घाटकोपुर जगह पे प्रिंटिंग प्रेस या फिर लिथियोग्राफी या फिर ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना होती है। तो राइट आंसर बी के साथ बनेगा, प्रिंटिंग प्रेस। बेटा प्रिंटिंग प्रेस पूछे, लिथियोग्राफी प्रेस पूछे या फिर ओलियोग्राफी प्रेस पूछे, सभी का राइट आंसर राजा रवि वर्मा बनेंगे और मुंबई ही बनेगा। 1894 का सन ही बनेगा, याद रखना है, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में कहा जाता है प्रसिद्ध समकालीन, जिसे हम लोग आधुनिक कहते हैं, भारतीय चित्र गपसप की रचना किसने की है? गपसप किसकी रचना है बेटा? यामिनी राय की है, एन.एस. बेंद्रे की है, कमलेश दत्त पांडे की है, नंदलाल बोस की है। बड़ा इतना कन्फ्यूजन वाला ये सब टॉपिक होता है जिसमें एक एक जो है चित्रों को लगभग 4-4, 5-5 चितेरे बनाए रहते हैं। आपको एग्जैक्ट डाटा याद होगा तभी जाके काम बन पाएगा। तो गपसप को किसने बनाया है? गपसप आप जानते होंगे, मूल रूप से गपसप नारायण श्रीधर बेंद्रे की रचना है। बेटा गपसप को नारायण श्रीधर बेंद्रे ने बनाया। अच्छा, एन.एस. बेंद्रे से क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया, इनका जन्म कहाँ पे हुआ है बेटा? तो वहाँ पे मामा की नगरी जिसे कहा जाता है हम लोग मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के इंदौर में मूल रूप से इनका जन्म होता है। इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। 1910 के आसपास इनका जन्म होता है, ये भी हो सकता पूछ ले। तो 19 अगस्त 1910 लगभग डाटा आता है। 19 अगस्त 1910 को
नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में होता है। गपसप इनकी बहुत अच्छी रचना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया वेन चांपा गो अप इस श्रृंखला चित्रों के रचनाकार कौन है? वेन चांपा गो अप किसकी रचना है बेटा? के जी सुब्रमण्यम की, माधवी पारेख की, सुदर्शन शेट्टी की या फिर नीलिमा शेख की? वेन चांपा गो अप किसकी रचना है? नीलिमा शेख की रचना है, नीलिमा शेख की। अच्छा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया। बेटा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, लेकिन सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा, उन्हें देखना ही पड़ेगा, उन्हें हम देखते हैं, पढ़ाने का प्रयास करते हैं बेटा, ठीक है। उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार कौन है? दिलीप तामुली, मुकुल पवार, जॉन डगलस या फिर पी मनसाराम? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है बेटा। और मुकुल पवार को ये लोग मानते हैं, मुकुल पवार बरेली में इनका जन्म होता है। बरेली उत्तर प्रदेश के हैं मुकुल पवार बेटा। अब इतना एग्जैक्ट डाटा पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का बरेली का कौन कलाकार है, अयोध्या का कौन कलाकार है, तो आपको बताने में दिक्कत होगी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा बेटा, तभी काम बन पाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पक्का पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। पूछा गया है अकादमिक शैली का चित्रकार कौन रहा है? अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था? श्रीधर महापात्रा, रघुनाथ महापात्रा, सुखबीर सिंघल या फिर नित्यानंद महापात्रा? बेटा अकादमिक शैली जो है, अकादमिक शैली का जो अच्छा चितेरा माना जाता है वो सुखबीर सिंघल माना जाता है। सुखबीर सिंघल, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। पूछ लिया गया वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जलाई जली लकड़ी की मूर्ति कला के लिए जाना जाता है? बेटा जलाया पहले लकड़ी को, उसके बाद उसकी जो कोयले निकलते हैं उससे मूर्ति करता था, उससे जो है काम बनाता था। ऑप्शंस में दिए गए बलबीर सिंह कौत, जयराम पटेल, सांकू चौधरी, सरबरी राय चौधरी। बेटा जलाई हुई लकड़ी से चित्रकारी करने का काम जयराम पटेल का रहा है। जयराम पटेल ऐसी कलाकारी के लिए फेमस हैं। राइट आंसर सी के साथ हो जा रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। पूछ लिया गया रामकिंकर वैच का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, बम्बई में, बंगाल में? इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछा जा चुका है। 1910 का सन होता है, बांकुरा शहर होता है, जुग्गीपाड़ा गांव होता है। आप जानते होंगे कहाँ पे है? दीदी की नगरी बंगाल में। 1910 में जन्म होता है, याद रखना। 1910 में कहाँ पे होता है? बांकुरा शहर में, जुग्गीपाड़ा के पास, ठीक है। तो राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछा गया पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्थान से जुड़े? पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार मूल रूप से किससे जुड़ते हैं? बॉम्बे ग्रुप से, दिल्ली शिल्प चक्र से, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से या फिर प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन से? तो बेटा दिल्ली से जो है, पाकिस्तान से जो लोग आते हैं उनका संबंध सीधे किससे होगा? तो आप जानते हैं पाकिस्तान से आते हैं तो पहले दिल्ली पहुँचना पड़ता है, जैसे दिल्ली दूतावास। तो ऐसे पहले भी हुआ था, पाकिस्तान से जो लोग भागे वहाँ से आए कलाकारी करने के लिए, भारत अपना बेल्ट चुने, वो लोग पहले दिल्ली शिल्प चक्र से जुड़ गए। राइट आंसर दिल्ली शिल्प चक्र बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। तो पूछा गया अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? अवनी बाबू का चेला कौन नहीं है? टीपी राय चौधरी, नंदलाल बोस, गोपाल घोष या फिर एल एम सेन? बेटा ऑप्शंस में देखेंगे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन डीपी राय चौधरी का एक शिष्य यहाँ पे है, उसका नाम है गोपाल घोष। तो ये डीपी राय चौधरी का चेला है। बाकी सभी के सभी एल एम सेन हो, देवी प्रसाद राय चौधरी हो, नंदलाल बसु, ये सब अवनी बाबू के चेले हैं। याद रखना है, नाम इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। पूछा गया मद्रास चोलमंडलम क्या है? मद्रास चोलमंडलम क्या है बेटा? चोल प्रदेश की कमिश्नरी है, कलाकारों का एक गाँव है, चोल लोगों का समूह है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मद्रास चोलमंडलम आप जानते होंगे क्या है बेटा? कलाकारों का एक गांव है। और कलाकारों का एक गांव है तो ये कब इस्टेब्लिश किया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 1966 ईस्वी में इस्टेब्लिश किया गया था, कलाकारों का एक गांव मद्रास चोलमंडलम। सी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में कहा जाता है माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च को फ्लोरेंस इटली में हुआ है। 6 मार्च को फ्लोरेंस इटली में हुआ। 1245, 1678, 1475 या फिर 1120? माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च को कब हुआ? तो बेटा माइकल एंजेलो का जन्म जो है वो 1475 ईस्वी में होता है। 1475 में कहाँ पे होता है? फ्लोरेंस इटली में होता है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछा गया सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से कौन है? सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार कौन है? कार्ल आंड्रे हैं, पाल क्ली हैं, वेस्ली कैंडिक हैं या फिर विल्फ्रेडो लैम्प हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण और न्यूनतमवादी कलाकार इनमें से कौन सा है बेटा? तो कार्ल आंड्रे हैं, कार्ल आंड्रे। राइट आंसर ए के साथ बनेगा। नाम नोट कर लीजिएगा बेटा, एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है।
प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। पूछा गया सनराइज इंप्रेशन के चित्रकार कौन है। बहुत बार लोगों को कंफ्यूज किया है बेटा, बहुत किताबें बहुत टाइप का डाटा लिखती हैं। सनराइज इंप्रेशन के चित्रकार कौन है, कहीं क्लाड मोनो होता है, कहीं पाल गोगा होता है, कहीं एडवर्ड मोनो होता है, कहीं विसेंट वान गॉग होता है। सनराइज इंप्रेशन सबसे महंगी पेंटिंग भी होती है और क्लाड मोनो कई जगह लिखा मिलता है। आप जानते होंगे फ्रांसीसी चित्रकार हैं। 1874 ईस्वी में पेरिस में ये प्रदर्शन होता है, तो क्लाड मोनो राइट आंसर बनता है। अब यहाँ पे कहीं क्लाड मोनो हो जाता है, किसी किताब में एडवर्ड मोनो लिख दिया जाता है, तो ये कन्फ्यूजन का विषय है फिलहाल बेटा। लेकिन जो है सनराइज इंप्रेशन बहुत महंगी पेंटिंग है, इसको हमने पढ़ाया भी है और आप जानते होंगे सनराइज इंप्रेशन के लिए इन्हें जो है डाटा भी मिल चुका है। इन्हें जो है क्या कहते हैं उसे, सनराइज इंप्रेशन के लिए इन्हें जो है बहुत जो है सम्मान भी मिल चुका है। तो मोने साहब का है, याद रखना है, मोने साहब का है, ठीक है। इंप्रेशन सनराइज इंप्रेशन म्यूर्सी मारमोटम मोने, ठीक है, उन्हीं की रचना है। पेरिस फ्रांस में रखा हुआ है सूर्योदय का प्रभाव या फिर सनराइज इंप्रेशन। तो क्लाड मोनो एडवर्ड मोनो में कन्फ्यूज नहीं होना है, कभी एडवर्ड मोनो कभी क्लाड मोनो, ठीक। प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। पूछा गया रिप्लिका का अर्थ क्या होता है। रिप्लिका का अर्थ क्या है बेटा, केवल पुनरुत्पादन, मूर्ति का प्रतिकृति, सांचा तैयार करना या फिर खोखली मूर्ति। रिप्लिका जो अर्थ होता है बेटा, रिप्लिका आप जानते होंगे मूर्ति का प्रतीकात्मक जो है भाव होता है या फिर निर्माता द्वारा बनाई गई कलाकारों की रचना होती है। रिप्लिका वही जो मूर्ति का सांचा तैयार हो जाए और मूर्ति की प्रकृति की तरह दिखाई दे, तो वही प्रकृति होता है बेटा, मूर्ति की प्रतिकृति। देखते होंगे बड़े बड़े मॉल में रिप्लिका खड़ी रहती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 पूछा गया है ग्राफिक डिजाइन भाग नहीं है, किसका भाग नहीं है, विज्ञापन का, व्यावसायिक कला का, कहानी चित्रण का या फिर प्लास्टिक कला का। तो ग्राफिक डिजाइन मूल रूप से किसका भाग नहीं है, प्लास्टिक कला का भाग नहीं है बेटा, प्लास्टिक कला का यह भाग कभी नहीं हो सकता है। डी राइट आंसर हो जा रहा है। ये टेस्ट पेपर सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपको यहाँ से भी सीखने को मिला होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। क्लाद मोनो जो थोड़ा प्रभावित किए हैं बेटा, ये प्रभाववाद से संबंध भी रखते हैं क्लाद मोनो, और क्लाद मोनो पे हम लोग एक स्पेशल वीडियो भी देख लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।